नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कहीं न कहीं एग्ज़ाम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 401 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि वे रासायनिक यौगिक जिनमें आयनिक आबंधों के द्वारा जुड़कर एक जालक संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला हो जाएगा NaCl, और मैग्नीशियम क्लोराइड ये हो जाएगा आयनिक यौगिक। वहीं आपके कैल्शियम क्लोराइड ये एक कार्बनिक यौगिक या आयनिक यौगिक ये भी हो जाएगा, लेकिन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बनिक या आयनिक यौगिक नहीं होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और अगला भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करें। तो इसमें आपको बताना है सबसे अधिक संयोजकता किसकी होगी, तो ये हो जाएगी N की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त में से संयोजकता वाला तत्व ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, जिसकी सर्वाधिक संयोजकता होती है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वीडियो के लास्ट में कि इसकी संयोजकता क्या होती है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने जो क्लासें अटेंड की थी वहाँ पे संयोजकता वाला चैप्टर डिस्कस किया था, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उनको भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और उनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। और फ्रेंड्स, उससे भी पहले हम लोगों ने 79 क्लासें इसी प्रकार क्वेश्चन आए हुए रेलवे के द्वारा हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो 79 क्लासें ये बायोलॉजी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चैनल पे जाके एक एक दो दो वीडियो ये भी कवर कर सकते हैं। तो आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलान प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो कौन सा कथन हो जाएगा जो सही व्याख्या करेगा? तो ये हो जाएगा कि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध और सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाएंगे क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है, तो इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे आपके कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, क्योंकि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध और सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। इस प्रकार आपका विकल्प सी करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि कथन के रूप में आपका पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मीन्स यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है, तो ये आपको बताना है क्या सही यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें, ये हो जाएगा कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो यही आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ। अब अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? तो किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं, और संयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध होता है जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तभी आपका सहसंयोजी बंध ही बनता है। तो इस प्रकार आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है? तो इनके बीच तिहरा बंध होता है। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? तिहरा बंध ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी के समूह का 15वां का ये धातु तत्व हो जाएगा।
तो समूह 15 के ये सदस्य है और ये क्या हो जाएगा, एक अधातु होता है। तो इस प्रकार आप इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं वन लाइनर में, इनको आप नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ये तिहरा बंध होता है और नाइट्रोजन की खोज ये स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा 1772 में की गई थी। तो ये हो जाएंगे नाइट्रोजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका एथेन में। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो एथेन यौगिक में केवल कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है और एथेन का आपका सामान्य सूत्र ये हो जाएगा C2H6। तो ये हो जाता है एथेन का सामान्य सूत्र। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं। तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ये बनते हैं सहसंयोजी बंध। तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनते हैं और सहसंयोजी बंध वह रासायनिक बंध होते हैं जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। तो इनकी संख्या की बात करें, ये हो जाते हैं 6, 12 और 18। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और ये आपको कंटेंट कैसा लगता है। तो ये आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंध होते हैं और 6 कार्बन कार्बन बंध के और 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध के बीच होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने हो जाएंगे 6 और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग उनको भी काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कुल संख्या इनकी हो जाएगी 12। तो इस प्रकार ये बंध होते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग सहसंयोजी बंध। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणुओं के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है। तो ये तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जिसमें आपके दोहरा बंध और एकल बंध दोनों उपस्थित होते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध तथा एकल बंध दोनों बना सकते हैं और एक दोहरा बंधन तब बनता है जब दो परमाणुओं दो सहसंयोजी बंधक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। तो तभी आपका क्या बनता है, दोहरा बंध बनेगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो ये गलत कथन आपका हो जाएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक ये सामान्यतः अंगुर होते हैं तथा दाब पर आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में अविलय होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे गलत ऑप्शन डी आपका हुआ था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनमें से कौन सा किसी परमाणु की सहसंयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये होते हैं आपके बाह्य कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही निर्धारण के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इन्हीं को हम लोग कहते हैं संयोजकता, जो कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम लोग उसकी संयोजकता कहते हैं। तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं
और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे हो जाएगा कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था या व्यवस्था को प्राप्त करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि बेंजीन में मौजूद द्विक आबंधन की संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या होती है आपकी 3, जिसमें आपकी द्विक आबंधन होते हैं। तो बेंजीन की रिंग ये आपको इस प्रकार कुछ बनी होती है, ऐसी बनी होती है, जिसमें एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। तो ये एक एक छोड़ के इनमें लगा होता है। तो यहाँ पे द्विक आबंधन पूछे गए तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इनकी संख्या 3 होती है। तो ये बेंजीन रिंग को आप याद रखना और अपने कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर लेना। तो बेंजीन में मौजूद द्विक आबंधन की संख्या ये 3 होती है और बेंजीन का उपयोग हम लोग एथिल, बेंजीन और क्यूमीन आदि रसायनों के निर्माण में करते हैं। क्योंकि बेंजीन का ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में भी कुछ प्रतिशत यह मिलाया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या ये अधिक होती है, इसीलिए हम लोग पेट्रोल में इसको यूज करते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो ये यौगिक हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में CaCl2 जो कि इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, आयनिक यौगिक का क्वथनांक ये सर्वाधिक होता है और आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है। तो ये बनाता आपका 4। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये तत्व आपके हो जाएंगे एक फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके वर्ग नंबर 17 के ये होते हैं और इन्हीं को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन वर्ग। तो वर्ग 17 को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन वर्ग। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने इसको डिस्कस किए थे और इनके क्वेश्चन किए थे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू रहना होता है एक एक वीडियो में और एक एक क्लास में, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लासें रिलेट रहती हैं। क्योंकि जो पिछला हम लोग को पढ़ लेते हैं उनका यूज आगे होता रहता है, तो इसीलिए आपको कंटिन्यू रहना होता है। यदि आप नए आए हैं तो इन जो पिछली क्लासें हैं इनको भी आप एक एक दो दो करके कवर जल्दी कर लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये समान होती है और किसी तत्व की बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं सहज संयोजी इलेक्ट्रॉन या सहज संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किस यौगिक में 7 संयोजक आबंध होते हैं। तो ये यौगिक हो जाएगा आपका एथेन, जिसमें आपके 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसमें बनते हैं और इसकी क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो एथेन ये आपकी एक अक्रिय या गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन का आणविक सूत्र ये होता है C2H6 और एथेन की संरचना में 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो इसकी संरचना आपकी इस प्रकार हो जाएगी। पहला तो हो जाएगा ये, दूसरा ये रहा, ये 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस प्रकार ये संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 7। यही होते हैं आपके सहसंयोजक आबंध। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो ये हम समझेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी। और इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा कि प्रवर अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसमें तो डी तो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए एक बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत संयोजी यौगिक किसमें विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ये चालन करते हैं आपकी गलित अवस्था में।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं और विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यही यौगिक जल तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इनको वन लाइनर में इसी क्वेश्चन के नीचे आप नोट डाउन कर लिया करें। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन एक बार में आपको नहीं समझ में आएंगे। जब तक आप 2 से 3 बार इन्हीं क्लासों को रिपीट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ ऐसा होता है, लेकिन आपको अच्छे से और एक लंबे समय तक याद रखना है तो 2 से 3 बार इन वीडियो को देखना ही होगा। और नोट डाउन भी साथ ही साथ करना होगा कि जब आप आगे कभी रिवीजन करने बैठें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। तो कौन सा गुण होता है आयनिक यौगिकों का कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जो कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो यही इनका होता है गुण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। इनमें अंतर आणविक बल अधिक होता है और बंद संकुचित जालक को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो आई थिंक यहाँ से आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो यदि अभी जो पिछला फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको आपने अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आप इजीली से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि गुण नहीं है, तो ए ऑप्शन है कि पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। हाँ, ये सही आपका हो जाएगा। और ये है कि कम गलनांक और क्वथनांक कम होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ये कम की जगह क्या होते हैं, इनके उच्च होते हैं। तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये ठोस और मजबूत भी होते हैं, इनका उच्च गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, ना कि इनका कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्रेंड्स रेलवे के द्वारा अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह किसी भी रेलवे के एग्जाम में आए हों, उनको हम लोग यहाँ से अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि आयनिक यौगिक के गुण इस प्रकार होते हैं कि पहला हो जाएगा कि आयनिक यौगिक ये तो ठोस होते हैं, जैसे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे ठोस। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि आयनिक गलित यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक भी होते हैं, मीन्स इनमें करंट भी फ्लो हो सकता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक ये उच्च होते हैं, ना कि निम्न या कम। आयनिक यौगिक के पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, मीन्स ये पानी में तो इजीली घुल जाएंगे, लेकिन आपके पेट्रोल में ये नहीं घुलेंगे। तो ये हो जाएंगे इनके पहचानने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी 2021 में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल की लेड बनाने में, मशीन के स्नेहक के रूप में और न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएंगे ग्रेफाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं। तो ये आपके बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो भी बड़े परमाणुओं से बनते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, बंध तोड़ने के लिए नाभिक में उतने ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये मजबूती प्रदान करता है आपके विद्युत स्थैतिक बल। तो इसीलिए ये मजबूती से जुड़े रहते हैं, लेकिन आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आयनिक यौगिकों में। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट
अब हम लोग देखेंगे इसके फैक्ट भी कि आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थैतिक या विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़ते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित भी करते हैं। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बेंजीन में ये जो चिन्ह दिया गया है और पाई आबंध की संख्या कितनी होगी। तो ये संख्या आपकी होती है 12 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि बेंजीन रंगहीन मीठी गंध वाला एक अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है जिसका अणुसूत्र ये हो जाएगा C6H6 होता है और बेंजीन संरचना सूत्र एवं बेंजीन में पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंधों की संख्या निम्न होती है। तो ये जो चिन्ह था आपका ये हो जाएगा आपका सिग्मा। तो यहाँ से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था तभी मैं कुछ नहीं लग रहा था, और ये होता है आपका पाई। तो ये सिग्मा है, ये इसको भी आप अपनी भाषा में इसको बना लेना। तो हम लोग बेंजीन रिंग की बात करें, इसकी संरचना इस प्रकार आपकी हो जाएगी, जो कि अभी हम लोग इसके पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये संरचना आपकी हो जाएगी बेंजीन की, यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें डबल आबंध कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। द्विक आबंध इन्हीं को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 बांड के द्वारा ये जुड़ी हुई है, तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग द्विक आबंध। तो यहाँ से इनको जब हम लोग काउंट करेंगे तो सिग्मा वाली ये बंद हो जाएंगे आपके 12। तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे कि 1 2 2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और एक ये 12। तो ये संख्या होती है सिग्मा की 12। और यहाँ पे पाई बंद ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक बंद ये जुड़ा है और सेकंड आपका ये हो जाएगा और थर्ड आपका ये हो जाएगा। तो जो ये डबल एक्स्ट्रा जुड़ा है यही होता है आपका पाई बंद। तो इनकी संख्या यहाँ पे होती है 3। तो इस प्रकार की संरचना आपको बना लेना है, और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज के कंप्लीट हुए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25+ ही आपके यहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनके फैक्ट भी डिस्कस करें तो लगभग इनकी संख्या आपकी 50 बन जाती है। तो वीडियो कैसा लगता है और ये आपको कंटेंट कैसा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा ही सीधे पूछे हुए क्वेश्चन है और रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है, तो इसीलिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो क्लास में आपको रेगुलर रहना है, और बाकी पीछे की जो भी आपकी क्लासें कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आपको उन्हीं 1-1 2-2 3-3 करके सबसे पहले उनको जल्दी से करके डिस्कस आइए, फिर आपको ये क्लासें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए मिलेंगे हम लोग एक कल वाली क्लास में। जय हिंद।